बहुत दिनों के बाद हम लोग मिल रहे हैं और आजकल तो आसानी से आपको खबर भी मिल जाती है क्योंकि मोबाइल से कहीं से भी, लेकिन फेस टू फेस इलेक्शन तकरीबन अनाउंस होने वाला है। तो मैंने पहले से प्लान कर रखा था कि एक दिन आप लोगों से मिलें और आप लोगों का प्री इलेक्शन आप लोगों का इस्तकबाल करते हैं। एक दिन ठीक से फिर से मिलेंगे जब टिकट का बंटवारा हो जाएगा, उसके बाद फिर बैठेंगे और आप लोगों से बातचीत करेंगे। सबसे पहले मैं आपके जरिए पूरे दरभंगा वासियों को और मिथिलांचल वासियों को, नॉर्थ बिहार के लोगों को दो जो बड़ी चीज दरभंगा को मिली है, एक एम्स और दूसरा एयरपोर्ट। इन दोनों चीजों के लिए और दोनों की शुरुआत तकरीबन हो गई। मतलब 4 साल के अंदर एम्स तैयार होगा, उसकी बिल्डिंग और उसके डिपार्टमेंट तैयार हो जाएंगे। और दूसरा एयरपोर्ट, उसका तो जो बुकिंग है वो भी शुरू हो गई और अभी दिल्ली, बॉम्बे और बेंगलोर के लिए चलेगी, फिर दूसरे डेस्टिनेशंस के लिए भी बाद में आएगा। तो मैं इन दोनों, ये जो दोनों काम हुआ है, इसके लिए भारत सरकार को तो बधाई देता ही हूँ, लेकिन इसके अंदर एक बड़ा योगदान हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी का रहा। एम्स के लिए जमीन उपलब्ध कराने में या एयरपोर्ट पर भी जमीन परचेज करा करके जो टर्मिनल बनना है उसके लिए भी पैसा मुहैया कराने के लिए, और सबसे ज्यादा मिथिलांचल की इस राजधानी में जो उन्होंने ये 2 बड़ा तोहफा जो हमें दिया है, उसके लिए हम लोग जिंदगी भर आभारी रहेंगे, मिथिलांचल के लोग, इस नॉर्थ बिहार के लोग। साथ ही इसके अंदर जो एक बड़ा रोल माननीय संजय झा जी जो मंत्री हैं अभी बिहार सरकार में, लगातार वो लगे रहे और उसका नतीजा आज हम लोगों के सामने है, तो उनका भी शुक्रिया अदा करते हैं। और आज जो हमारे सांसद हैं, इनका भी बहुत एक्टिव रोल रहा है जब से एमपी हुए हैं, उनको भी मुबारकबाद देता हूं। और मैं अपने आप को भी मुबारकबाद लेता हूं कि हम भी जब भी 4 मरतबा एमपी रहे तो इन सवालों को पार्लियामेंट के अंदर मंत्री के सामने उठाते रहे। और आपको याद होगा कि एक मरतबा बीच में भी प्राइवेट एयरलाइंस को चलाने की बात हुई थी, लेकिन वो सब पीछे रह गया। अब तो सच्चाई ये है कि ये जमीन पे उतर गया और अब जहाज उड़ने वाली है। और मैंने पहले भी कहा था कि एयरपोर्ट के लिए जो यहाँ के उस वक्त के राजा थे 1932 में पहले मरतबा जहाज आई थी, तो आज के दिन हम उनको भी याद करते हैं कि अगर वो नहीं होते तो हमारा एयरपोर्ट नहीं होता और आज हमें जहाज की सुविधा नहीं मिल पाती। साथ ही हमने मांग किया है कि हर हालत में नॉर्थ बिहार के अंदर कोई भी एयरपोर्ट तो था ही नहीं, साथ ही जब ये फैसिलिटी मिल रही है हमें, तो जब टर्मिनल बने तो उस टर्मिनल पे हमें इंटरनेशनल फ्लाइट की भी सुविधा मिले। उसके लिए पहले ही से सिविल एविएशन को प्लानिंग करनी होगी, क्योंकि उसमें इमिग्रेशन और कस्टम का इंतज़ाम करना पड़ेगा।
तो मैंने निवेदन किया है, मैंने लेटर लिख करके माननीय नीतीश कुमार जी को भी दिया है कि वो भारत सरकार से बात करें, क्योंकि ये रामायण सर्किट में भी आता है और महावीर जैन की धरती से भी ये बहुत दूर नहीं है, वैशाली से। साथ ही जो हज करने लोग जाते हैं या उम्रा करने, तो हज टर्मिनल की हैसियत से अभी गया जाना पड़ता है। तो नॉर्थ बिहार से एक बड़ी तादाद में लोग हज पे भी जाते हैं, उनको भी सुविधा यहीं से मिल जाएगी। फिर आज की तारीख में गल्फ के अंदर फार ईस्ट जैसे हांगकांग, सिंगापुर, थाईलैंड, बड़ी तादाद में लोग यहाँ से जाकर के या तो नौकरी कर रहे हैं या कोई कारोबार में है, उनको आसानी होगी। साथ ही आज लाखों लोग गल्फ के अंदर काम कर रहे हैं, जिन्हें कभी दिल्ली उतरना पड़ता है, बॉम्बे उतरना पड़ता है, वो डायरेक्ट दरभंगा आकर के यहाँ से अपने मुख्तलिफ डेस्टिनेशन पे जा सकेंगे। और साथ ही यूरोप के अंदर और अमेरिका के अंदर भी नॉर्थ बिहार के लोग बड़ी तादाद में हैं। तो एक मैं समझता हूँ दिल्ली और कोलकाता के बाद ये बहुत ही बिजिएस्ट इंटरनेशनल एयरपोर्ट बन सकता है, अगर ये हम लोगों की बात मांग ली गई और अगर ये अभी से टर्मिनल जब भी बने तो उसके अंदर ये सुविधा हो। तो एक मर्तबा फिर से सभी लोगों को मुबारकबाद देते हुए, और ये एक बड़ा काम इस इलाके के लिए हुआ, इससे बड़ी सुविधा आने वाले दिनों में मिलेगी। मैंने फुटेज भी भेजा। हमने लगातार जनता दल यू की जो एक मीटिंग्स थी, बेनीपुर, बहादुरपुर, हयाघाट, केवटी, गौराबोराम, दरभंगा ग्रामीण और फिर समस्तीपुर भी हम गए थे, वहाँ भी मीटिंग करी हमने, सरायरंजन असेंबली हल्के की। और हम लगातार धीरे धीरे हर जगह पहुंच रहे हैं और अपनी पार्टी के बारे में, अपने लीडर के बारे में रख रहे हैं कि आने वाले चुनाव में लोगों की भूमिका क्या होगी। और आपको जान करके खुशी होगी कि जितनी मीटिंग हुई, अगर उसके फुटेज देख लें आप, तो ये ज़्यादातर मीटिंग हमारी जो इनिशियल हुई है वो अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ की तरफ से हुई। हमारे महासचिव यहाँ 2 बैठे हैं, जनाब रुश्दी साहब और जनाब शमशाद साहब, दोनों महासचिव हैं पार्टी के, इन्हीं के नेतृत्व में ये मीटिंग हुई। अब बड़ी संख्या में गांव-गांव से लोग खुद से, और कहीं कोई गाड़ी घोड़ा किसी चीज़ का इंतज़ाम नहीं, बुलाया 50 तो आए, 200 बुलाया तो ज़्यादा आ गए, बहुत ज़्यादा आ गए, कुर्सी कम पड़ जाती थी। तो एक बड़ी संख्या में अल्पसंख्यक के लोग आए और हमारी बात को सुना, और नीतीश जी का जो कारनामा है 15 साल का, उसको भी बताया उनको, और सबने वादा किया कि हम लोग आपके साथ हैं, नीतीश जी के साथ हैं, और हम भारी वोट दे करके यहाँ से आपके उम्मीदवार को कामयाब करेंगे। आप जानते ही हैं कि नीतीश कुमार जी अल्पसंख्यक के लिए खास तौर से जो बड़े बड़े काम किए हैं, उसके अंदर मदरसा है, अक़लियत की बात कर रहा हूँ। ऐसे तो जो सड़क है, बिजली है, इंफ्रास्ट्रक्चर है, स्कूल का डेवलपमेंट है, हॉस्पिटल है, गांव में हॉस्पिटल है, एग्रीकल्चर के लिए बहुत काम किया। तो जो सुविधा वो तो सभी लोगों को मिला, लेकिन समाज में जो कमज़ोर लोग हैं, जैसे अति पिछड़ा, दलित, महादलित, उसके लिए भी बहुत कुछ उन्होंने किया है। और साथ ही जो अक़लियत के लोग हैं समाज में, वो भी पीछे रह गए हैं। बहुत सारी वजहें हैं उसके अंदर, उसको बताने का समय नहीं है। तो उसके लिए भी बहुत सारे कदम उठाए हैं।
और उस कदम उठाने में जो सबसे बड़ा कदम है वो मदरसे की तरफ है। पहले सिर्फ 1200 मदरसे ही सरकारी दर्जा रखते थे, आज उसको बढ़ा करके उन्होंने 2800 किया। पहले तनख्वाह 1500 2000 मिलती थी, लेकिन आज स्कूल के बराबर की तनख्वाहें की गई। आज 30,000 35,000 40,000 मदरसा के जो उस्ताद होंगे, टीचर होंगे, उनको मिलेगा। साथ ही 100 करोड़ रुपया उसके डेवलपमेंट के लिए भी उपलब्ध कराया। तो एक बड़ा कदम है, और तकरीबन अभी जबकि नए मदरसों का चल रहा है, उनको सरकारी दर्जा दिया जा रहा है, तो बजट बढ़ जाएगा। तो आज की तारीख में मदरसा के ऊपर तकरीबन 400 करोड़ रुपए बिहार सरकार खर्च करती है, जो एक बहुत बड़ा कदम है। इसके जरिए गांव घर में रहने वाली खास तौर से लड़कियां और लड़के, इनको अच्छी तालीम मिल पाएगी। कल हो के वो डॉक्टर, इंजीनियर, पॉलिटेक्निक सब में जा सकेंगे, क्योंकि इनका जो सर्टिफिकेट है वो इक्विवेलेंट है बिहार बोर्ड के, सीबीएसई के। तो एक बड़ा कदम है। और जो टारगेट है हमारा सर्व शिक्षा अभियान के जरिए कि सभी को पढ़ाना है, सबको स्कूल ले जाना है, और अब तो हाई स्कूल की तालीम में भी कंपलसरी है कि सबको हाई स्कूल तक पढ़ाया जाए। और उसके लिए माननीय नीतीश कुमार जी ने गांव हर पंचायत में एक एक हाई स्कूल का इंतजाम किया है। तो ये एक बड़ा काम हुआ। 400 करोड़ का बजट है, जो अब जब जैसे टीचर, नए टीचर होंगे, नए जो मदरसे आ जाएंगे, तो उससे और भी तरक्की होगी। बिहार के अंदर ही नहीं, पूरे हिंदुस्तान में कब्रिस्तान भी एक लड़ाई झगड़े की वजह रही है, और उसको उन्होंने जब बने थे तभी उन्होंने टारगेट पे लिया कि नहीं, इसको, ये डिस्प्यूट की वजह बनता है समाज के अंदर। समाज के अंदर हमें भाईचारा, प्यार, मोहब्बत चाहिए, और इसलिए उन्होंने इस कदम को उठाया। और आज मैं समझता हूं कि बिहार के अंदर 70% से ऊपर कब्रिस्तान की घेराबंदी उन्होंने करा दी। और ख़ास तौर से जो डिस्प्यूटेड कब्रिस्तान थे, जहां पर दो समाज के अंदर या खुद डिस्प्यूटेड लैंड को लेकर वो सारे मसले सरकारी अमले के जरिए वो रिजॉल्व कर दिए गए। तो एक बड़ा काम भी हो गया और समाज में तनाव भी कम हुआ। इसके लिए मैं माननीय मुख्यमंत्री जी को बधाई देता हूं। तालीम की बात मैं कर रहा था। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का कैंपस बना, और उसके लिए फातमी कमेटी ही थी जिसने रिकमेंड किया था कि बिहार में भी एक कैंपस बनेगा किशनगंज में। उसको भी 300 एकड़ जमीन माननीय नीतीश कुमार जी ने प्रोवाइड किया, दिया। 5 जगह हुआ था, सिर्फ 3 जगह को मिल पाया। 2 जगह भोपाल और पुणे अब तक नहीं मिल पाया है। मालापुरम केरला, मुर्शिदाबाद बंगाल, वेस्ट बंगाल, और बिहार में किशनगंज। तो 300 एकड़ जमीन उसको दिया। अभी आपको याद होगा, पिछले दिनों मानू में आए थे वो, मौलाना आजाद उर्दू यूनिवर्सिटी के कैंपस में। ये भी भारत सरकार की प्रॉपर्टी है। कल हमारे किसी साहब ने पता नहीं क्या कहा, उनको तमीज़ ही नहीं है, उनको मालूम ही नहीं है कि मौलाना आजाद उर्दू यूनिवर्सिटी या उसका कैंपस ये किसी के जागीर नहीं है, ये भारत सरकार की प्रॉपर्टी है। वहाँ पर अगर 1 रुपए की भी चीज़ है तो भारत सरकार की चीज़ है। भारत सरकार के जरिए मौलाना आजाद उर्दू यूनिवर्सिटी चलाई जाती है। तो उसका कैंपस था, वहाँ ज़मीन की कमी थी। माननीय मुख्यमंत्री जी ने उसी दिन ऐलान किया, और आपको जान करके खुशी होगी कि उन्होंने 30 करोड़ रुपया अपने कैबिनेट से पास करा करके मौलाना आजाद उर्दू यूनिवर्सिटी के कैंपस के एक्सपेंशन के लिए भिजवा दिया। और साथ ही 600 बेड का हॉस्टल का भी उन्होंने प्रोविजन किया है। और साथ ही उसको अगर आप ले लें तो वहाँ पर स्कूल की बिल्डिंग नहीं है, और
पॉलिटेक्निक की भी बिल्डिंग नहीं थी, उसके लिए भी उन्होंने रिकमेंड कर दिया है भारत सरकार को, और उसका कागज़ दिल्ली चला गया, बहुत जल्द उसमें भी पैसा आ जाएगा। तो ये जो परफॉर्मेंस है, मतलब विद इन नो टाइम अपने वादा को पूरा करते हैं, और मानू में जो कुछ वादा किया करके, और बहुत उससे खुश हुए देख करके वहाँ के बच्चों को, और तो वो भी एक बड़ा काम हुआ। साथ ही पूरे बिहार के अंदर रेजिडेंशियल स्कूल फॉर माइनॉरिटीज, और जो 38 जिलों में बनना है, और उस 38 जिला में सबसे पहले दरभंगा लिया गया। डॉक्टर फराज फातमी की कॉन्स्टिट्यूएंसी केवटी में असराहा गांव में उसका फाउंडेशन भी हो गया, और उसमें काम भी शुरू हो गया। 57 करोड़ तकरीबन की लागत से वो बन के तैयार होगा। उसमें लड़के और लड़कियां रहेंगे, जिनको रहना, खाना, पीना, स्टाइपेंड, किताब, कॉपी, हर चीज़ मुफ्त होगी। और इससे जो माइनॉरिटीज़ के अंदर जो एजुकेशन का लेवल कम है, उसमें कुछ बढ़ोतरी होगी। और ये पूरे बिहार में इसका ये कैंपस खोला जाएगा। अभी 3 जगह और हुआ है, किशनगंज, मधुबनी और सुपौल, मेरा अपना ख्याल है। ये 3 जगह और कैबिनेट ने अप्रूवल दे दिया। तो ये एक बड़ा कदम है, जिसकी वजह से अक़लियतों के अंदर तालीम का सिलसिला आगे बढ़ेगा। और इस पे तकरीबन 2200 करोड़ की तो सिर्फ बिल्डिंग बनेगी, और फिर उसके अंदर खाना, पीना, रहना, जो उस पे खर्च आएगा वो अलग से है। हमारा कोई समझौता नहीं है, और हम भाई को भाई से किसी कीमत पर लड़ने नहीं देंगे। हम ये मानते हैं कि कहीं पर कोई न कोई मामला शुरू हो सकता है, भाई भाई में होता है, पड़ोसी से होती है लड़ाई, लेकिन एडमिनिस्ट्रेशन का या सरकार का काम यही है कि उसको पूरी मुस्तैदी से, ताकत से उसको दबाने का काम किया जाए। अभी आपने देखा होगा कई जगह, दरभंगा में भी इस तरह की कोशिश हुई, लेकिन सभी जगह नाकाम कर दी गई। और पूरे बिहार में कहीं भी, चाहे ईद हो, बकरीद हो, मुहर्रम हो, दशहरा हो, रामनवमी हो, छठ हो, आपने देखा होगा अमन, प्यार, मोहब्बत से एक दूसरे के यहाँ आ जा कर के बधाई देते हैं, मिलते हैं, जुलते हैं। जो एक टेंशन रहता था कि अब फलां त्योहार आया तो लड़ाई हो जाएगा, झगड़ा हो जाएगा, आज बिहार उससे मुक्त है। कितना बड़ा आंदोलन अभी चला, पिछले दिनों देखा होगा आपने, लेकिन कहीं भी न तो एक लाठी चली, न कहीं पे कोई वाकया हुआ। तो मैं आपके जरिए यही कहना चाहता हूँ कि बिहार के अंदर अमन और भाईचारे का राज रहेगा, और नीतीश कुमार जब इस दफ़ा फिर से ओथ लेंगे तो उसके साथ ये श्योरिटी होगी कि भाई को भाई से नहीं लड़ने दिया जाएगा, गरीबों का ख्याल रखा जाएगा, और गरीब के नाम पर किसी को भी परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। सभी, ये सबका है। मतलब ईमानदारी से अगर आप देखें तो नीतीश जी के डेवलपमेंट का जो मॉडल है वो न्याय के साथ तरक्की, इंसाफ के साथ तरक्की का रास्ता है। अभी मैंने पिछले दिनों यहाँ मीटिंग किया था, तो मैंने कुछ बातें कही थी माननीय लालू प्रसाद जी और उनके सपुत्र के बारे में, और पार्टी के बारे में, कि ये जो पार्टी है वो इनको हड्डी वाला मुसलमान और यादव लीडर नहीं चाहिए। MY दोनों में, आपको अगर इतिहास याद हो तो सैयद शहाबुद्दीन, अब्दुल गफूर, अनवारुल हक, फैयाजुल आजम, फैयाज भागलपुरी, मुमताज अंसारी MP होते थे हमारी पार्टी के। और न जाने इसमें कितने लीडर हैं। अगर उसने कुछ कहा तो उसको पार्टी से बाहर निकाला गया,
उनका पॉलिटिकल कैरियर खराब किया गया। यानी इनको अकलियत का लीडर तो चाहिए, लेकिन बोनलेस, हड्डी वाला नहीं होना चाहिए, उसको जुबान नहीं हो, वो कदम बोसी करता रहे उनका। तो ये हालत है और उसी के शिकार हम भी हुए। और उसको आपने देखा कि किस तरह से हमारे खिलाफ एक साजिश के तहत हमें पार्टी से निकाला गया। टिकट तो नहीं मिला, पार्टी से भी निकाला गया। तो दरभंगा की आवाम और बिहार की आवाम फैसला करेगी कि आप जो बोनलेस लीडर चाहते हैं उससे नहीं चलेगा। आप पिछले दिनों देखा जयवर्धन यादव, जो राम लखन सिंह यादव कभी कितने बड़े लीडर होते थे यादवों के, उनके पोता को पार्टी से निकाला गया। चंद्रिका राय उनकी बेटी के साथ और उनके साथ क्या व्यवहार हुआ पार्टी के अंदर। दारोगा प्रसाद राय पहले यादव मुख्यमंत्री होते थे। राम कृपाल यादव याद होंगे आपको, जो कभी हनुमान कहे जाते थे लालू यादव के, रो करके उस घर से निकले। बराबर में सीताराम यादव हैं, श्रीमती कांति सिंह हैं, देवेंद्र यादव, उसके बराबर का मैं नहीं समझता हूं कि कोई लीडर होगा। पप्पू यादव, दिन रात काम करने वाला, क्या हशर किया उन्होंने उसके साथ। तो इनको MY का वोट तो चाहिए, लेकिन उसका लीडर नहीं चाहिए। और यही वजह है कि हमें भी पार्टी से किनारे किया गया। अब बहुत बड़े बड़े लीडर हैं दरभंगा के अंदर हमारे, मतलब वो अपने आप को समझते हैं। और उसमें से मैं क्या कहूं आपसे, 14 उम्मीदवार तो अकेले केवटी के अंदर हैं। और जब हम बोले ये सब बात तो इन लोगों ने हमारे लिए प्रेस कॉन्फ्रेंस किया, और उनको मेरा इतिहास ही नहीं मालूम, तारीख ही नहीं मालूम। और तारीख उनको मालूम होगा भी तो वो बताना नहीं चाहते। और मैं आपके जरिए उनको बता देना चाहता हूं कि मेरे वालिद सन 62 में खड़े हुए चुनाव में, और सेकंड हुए थे। कांग्रेस का जमाना होता था, उसमें भी स्वतंत्र पार्टी से खड़े हुए थे, आज सेकंड हुए। अब बहुत मार्जिनल वोट, 350-400 वोट से चुनाव हारे थे। मैं कहते हैं कि अरब से आ गए। मेरा इतिहास मालूम करो, दिल्ली जेल, अलीगढ़ जेल, फतेहगढ़ जेल, बनारस, मैं स्टूडेंट लीडर था। 7 साल अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का मुख्तलिफ ओहदों पर इलेक्शन जीता, नॉमिनेशन नहीं। तब तो पार्टी का पोस्ट नॉमिनेशन वाला लेके घूम रहे हैं और लीडर बनते हैं। वार्ड काउंसलर भी नहीं जीते होंगे कभी। तो और कोई रहम नहीं है। अली अशरफ फातमी को टिकट मिला दरभंगा से, तो तारीख गवाह है, और लालू यादव भी जानते होंगे कि अगर नीतीश कुमार, मुफ्ती मोहम्मद सईद, इमाम बुखारी, VP सिंह अगर नहीं रहते उस वक्त, तो शायद मैं पहला चुनाव भी नहीं लड़ता। पहला नहीं लड़ता तो फिर तो मौके ही नहीं मिला होता। ठीक है, लालू जी का भी सहयोग था, लेकिन तारीख गवाह है कि यही नीतीश थे जो हमें 1 नंबर पर दरभंगा में रखते थे। मैंने आपको चूज किया, मैं आपके साथ रहा, आपको मजबूत किया इस इलाके में, और उसका सिला मुझे मिला। अब मैं क्या करूं, मैं कहां जाऊं, बताओ, मैं कहां जाऊं? जब एक सहारा टूटता है तो कोई सहारा देता है तो लोग वहीं जाता है। मैं कहां जाऊं? आपके सहयोगी के पास चला जाऊं ताकि आप वहां भी हमको कत्ल कर दें? मैं कत्ल से मतलब सियासी कत्ल। तो मैं तो ऐसे जगह जाऊंगा जहां जो आदमी भी अच्छा हो, जिससे रिश्ता भी हो। तो आपसे भी रिश्ता हमारा 32 साल का, और नीतीश कुमार जी से भी मेरा रिश्ता 32 साल का है। 32 साल वालों के साथ आप क्या कुछ कर रहे हैं, रघुवंश बाबू ने बता दिया।
जितनी हमारी उम्र है उतने इनके बच्चों की मेरी सियासी उम्र दरभंगा के अंदर, मिथिलांचल के अंदर, बिहार के अंदर उतनी तो इनकी उम्र भी नहीं है, और वो हमें पार्टी से निकाल रहे हैं, वो हमारा टिकट काट रहे हैं। तो ठीक है, ये वक्त बताएगा, और आपका नाम लेने वाला कोई नहीं रहेगा बिहार के अंदर, याद रखिएगा। जो अपने बुजुर्गों का, अपने बड़ों का ख्याल न रखे, उसका क्या आलम होगा वो रघुवंश बाबू ने बता दिया। उन्होंने दम तोड़ दिया, लेकिन जो सच्ची बात थी उसको उन्होंने रखने का काम किया। आज वहां राज्यसभा बटे, काउंसिल बटे, किसी को दीजिए, मुझे मतलब नहीं, लेकिन अगर रघुवंश प्रसाद या अब्दुल बारी सिद्दीकी या तनवीर हसन या ऐसे सीनियर लोग, हम ही थे, हमको नहीं दिया। और अगर आप बीजेपी से रिजाइन कराते हैं सुबह में, वो जो वकील थे राम जेठमलानी, सुबह तक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट थे बीजेपी के, दोपहर में रिजाइन किया और आरजेडी के मेंबर बन गए, और सुबह में राज्यसभा चले गए। बीजेपी से तो बहुत आपको परहेज है। अब वो आज के बीजेपी नहीं है। मुझे याद है सन 80 में उनको मैंने अलीगढ़ बुलाया था एक सेमिनार में, तब भी वो बीजेपी थे। तो मैं उनको जानता हूं सन 80 से 1 to 1। उसी तरह से एक कटिहार मेडिकल कॉलेज, ऐसे योग्य लोगों की जरूरत होगी। तो मैं तो सिर्फ इतना ही कहूंगा आपसे कि भाई आप ये 14-15 घूम रहे हो एक लाइन से, उसमें हमारे केवटी में साद साहब हमारे रिश्तेदारी हैं, बदर आलम अंसारी साहब हैं, अनीसुर रहमान हैं असराहा के, वो चांद साहब हैं, एक से एक कैंडिडेट है। मैं बहुत सारे कैंडिडेट हैं। शहर से हमारे फजैल अंसारी साहब हैं, फजैल अंसारी साहब बहुत पुराने लीडर हैं, मिलना चाहिए। हम तो कहेंगे कि मिलना चाहिए ऐसे लीडरों को। अल्लन बाबू हैं, शहर से सीधे केवटी गए हैं, मिलना चाहिए। भाई आप तो जिसको भेजोगे उससे तो लड़ना है हमें, हम लोग कहाँ भाग रहे हैं। गुलाम हुसैन चाइना साहब का नाम ले ही लिया आपको, बदर आलम बदर हैं, मेड इन चाइना, सब टाइटल वाले हैं। आप जो आइएगा आपका स्वागत है, हम लोग तो लड़ेंगे आपसे होगा मुकाबला वहां। तो मैं यही कहूंगा कि मेहरबानी करके टिप्पणी नहीं करें, और मुझसे मत पूछिए कि मैंने क्या किया और मैं क्या कर रहा हूं। मैंने इतना किया अपनी कम्युनिटी के लिए हो, बिहार के लिए हो, वो दुनिया जानती है, और आपसे हमें सर्टिफिकेट लेने की जरूरत कतई नहीं है। आप अपनी फिक्र कीजिए और दूसरे की फिक्र करना बंद कर दीजिए। मैं इन्हीं चंद शब्दों के साथ आप लोगों का शुक्रिया अदा करते हुए अपनी बात खत्म करता हूं, और आपसे यही गुजारिश है कि अगर कोई सवाल अगर आपके जहन में हो, क्योंकि जैसे मुझे खड़ा करके 2 मरतबा यहाँ पे लीडर मौजूद हैं, आज ग्रामीण के एमएलए भी हैं, बाज़ाब्ता तरीके से कीर्ति झा आजाद से सांठ-गांठ करके, और उसका प्रूफ लालू जी के पास भी है, पप्पू यादव के पास भी है। उन्होंने जो कुछ किया, हम हारे 34,000 से, उसके बावजूद आज अब्दुल बारी सिद्दीकी साहब 2,80,000 से हारे। तो ये तो हिसाब किताब उनको करना चाहिए ना, कि हम फातमी हारा 34,000 से, हम 2,80,000 से क्यों हार गए। और जब ओथ ले रहे थे वो पिछले मंत्रालय में, तो 1 नंबर पे तो चीफ मिनिस्टर थे,
दूसरे नंबर पे तेजस्वी जी थे, ठीक है। तीसरे नंबर पे तो उनको होना चाहिए था। तो अगर हड्डी वाले होते तो तीसरे नंबर पे होते, चौथे नंबर पे नहीं फिकाते। और मंत्रालय क्या मिला उनको? अब बिहार से गेहूं बाहर जा रहा है, बिहार से चावल बाहर जा रहा है, सरप्लस प्रोडक्शन है। और मकई का तो इतना सरप्लस प्रोडक्शन है कि आपको खुशी होगी। उसके अलावा ट्रेडिशनल जो एग्रीकल्चर प्रोडक्ट है उसके अलावा भी स्ट्रॉबेरी, बहुत तरह के नए प्रयोग हो रहे हैं और उसका फायदा निश्चित रूप से बिहार को हो रहा है। मैं आपको किसान, और आज बिहार पंजाब से ज्यादा प्रोडक्शन देने वाला स्टेट हो गया अनाज के मामले में। शायद ये मालूम कर लेंगे आप, तो आंकड़े आपको बताएंगे कि बिहार आज अच्छा देखिए, आपको अगर अनाज मिलना है, पैदा होना है, तो उसके लिए अच्छा इरिगेशन का इंतजाम हो, अच्छा सुविधा मिले किसान को, बीज मिले, खाद मिले, पानी मिले। तो नीतीश कुमार जी ने उस सब चीज का इंतजाम किया है, इस्तेमाल किया है। अब आपने पूछा दिल्ली में जो बिल पेश हुआ है, मैं उसको देखा नहीं, और वो बिल में क्या है नहीं है, प्रावधान क्या है जिससे प्रॉब्लम है किसानों को, तो ये हमारे नेता देख रहे होंगे। और वो निश्चित रूप से एंटी फार्मर हमारी पार्टी नहीं हो सकती। हम लोग प्रो पुअर, प्रो किसान और बिहार के अंदर एग्रीकल्चर आगे बढ़े। अनाज देखो, करोड़ों पेड़ लगाए जा रहे हैं, तो उसमें फलदार पेड़ भी तो लग रहे हैं। उससे कितना कल होकर के आम, लीची, मुख्तलिफ किस्म के फ्रूट पैदा होंगे। आज लग रहा है कि पेड़ लगा रहा है, मामूली काम नहीं, बहुत बड़ा काम। और पानी का जब तक कि आप आज जो जल जीवन हरियाली है, उससे किसको फायदा होगा? सबसे ज्यादा किसान को फायदा होगा। अभी फराज के यहाँ 4 सुलिस गेट का इजाजत मिला है, 2 का उसने फाउंडेशन भी किया। तो पानी रुकेगा तो रबी की फसल अच्छी होगी। तो हम लोगों का जो फोकस है, जो बिहार के किसान हैं, उनको सब सुख सुविधा मिले। आपने सवाल उठाया, उसको मैं बता दूंगा कि लिखा जाए, और जब फाइनल एयरपोर्ट बनेगा, जिसको टर्मिनल बनेगा, तो निश्चित रूप से उर्दू में भी जरूर लिखा जाए।